हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए। विटामिन ए से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए होता है फैट सॉल्युबल और जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है वो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हमको प्लांट्स के थ्रू भी विटामिन ए मिलता है। प्लांट सोर्सेज अपन को पता है, पपाया और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड येलो ये सब होते हैं, उससे अपन को विटामिन ए मिलता है। उसके अंदर अपन को विटामिन ए बीटा कैरोटीन के फॉर्म में मिलता है। अब हम बात करते हैं रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स क्या होते हैं? कंपाउंड जो विटामिन ए की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो रेटिनॉइड्स होते हैं। उनके अंदर टिपिकली बीटा आयनोन रिंग सिस्टम होता है। रेटिनॉइड्स के एग्जांपल्स है रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। अपन को पता है ये है अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद हमने उस विटामिन ए की केमिस्ट्री देख ली। अब उसके बाद हम इसका देखते हैं एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और मोबिलाइजेशन। ये भी ईजी है। अब अपन हमारी डाइट के थ्रू विटामिन ए आएगा। अगर अपनी प्लांट बेस्ड डाइट है तो अपन को बीटा कैरोटीन के फॉर्म में विटामिन ए मिलेगा। अगर अपनी एनिमल बेस्ड डाइट है तो अपन को रेटिनाइल एस्टर के फॉर्म में विटामिन ए मिलेगा। रेटिनाइल एस्टर से अब फ्री फैटी एसिड निकला और रेटिनॉल में कन्वर्जन हुआ। फिर उसके बाद रेटिनॉल इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ। बीटा कैरोटीन डायरेक्टली ही एब्जॉर्ब हो चुका है। बीटा कैरोटीन के ऊपर डाइऑक्सीजनेज एंजाइम काम करेगा। फिर वह रेटिनल में कन्वर्ट होगा। रेटिनल से रेटिनॉल, एज वी ऑल नो बेसिक केमिस्ट्री, रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा और कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से फ्री फैटी एसिड्स निकाल कर उसे रेटिनॉल में कन्वर्ट किया, तो हम फ्री फैटी एसिड वापस डालकर उसे रेटिनाइल एस्टर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी घटना हो रही है इंटेस्टाइनल सेल के अंदर। अब हमें विटामिन ए को पहुंचाना है लिवर के अंदर। वो कौन कराएगा? काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन के थ्रू विटामिन ए लिवर के अंदर पहुंचेगा। लिवर के अंदर विटामिन ए स्टोर भी हो सकता है और उससे आगे भी बढ़ेगा। तो स्टोरेज किस फॉर्म में है? रेटिनल पाल्मिटेट के फॉर्म में विटामिन ए का स्टोरेज होता है। अब आगे हमको विटामिन ए को खाली लिवर के अंदर तो स्टोर करना है नहीं। विटामिन ए टारगेट सेल की तरफ भी जाएगा। टारगेट सेल कौन कौन से हो सकते हैं? रेटिना हो सकता है, स्किन हो सकता है, गोनैड्स हो सकता है, कोई भी अदर टिश्यू हो सकता है। तो रेटिनॉल ब्लड स्ट्रीम में, ये जितना भी यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है वो ब्लड के अंदर हो रहा है। तो रेटिनॉल अकेला ब्लड के अंदर कहाँ नहीं जा सकता है, उसके अंदर फ्लो नहीं कर सकता है। पहले उसे किसी प्रोटीन के साथ बाउंड करना होगा और वो कौन से है? रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, उसके साथ बाइंड करेगा। फिर रेटिनॉल आरबीपी, फिर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन अलग हो जाएगा। फिर वो अपने टारगेट सेल की तरफ पहुंचेगा। रेटिनॉल यहाँ पर रेटिनोइक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। रेटिनोइक एसिड वही न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाउंड होगा, एमआरएनए बनेगा, उससे स्पेसिफिक प्रोटीन्स का जनरेशन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर हमने एक विटामिन ए का फंक्शन देख लिया, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में मदद करता है विटामिन ए। एक और फंक्शन देखते हैं, वो है वॉल्स विजुअल साइकिल। वॉल्स विजुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम उसके बाद यही पढ़ेंगे। रेटिना के अंदर होती है, यह अपन को ये अपने इम्पल्सेस भेजने में और लाइट को देखने में काम करती है, वो अभी हम जस्ट पढ़ेंगे। तो ये थी अपनी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और मोबिलाइजेशन की बात। अब हम इसके फंक्शंस पे आते हैं। अभी हमने बोला कि वॉल्स विजुअल साइकिल। वॉल्स विजुअल साइकिल क्या है? ये एक बायोकेमिकल साइकिल है। ये लाइट एनर्जी को केमिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करती है एंड देन रिस्टोर्स द विजुअल पिगमेंट इन फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये है हमारी वॉल्स विजुअल साइकिल, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम रोडोप्सिन के बारे में देखते हैं कि रोडोप्सिन क्या होता है। फिर रोडोप्सिन मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होता है। रोडोप्सिन एक प्रोटीन है जो फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना के अंदर प्रेजेंट है। सिंपल है, रोडोप्सिन ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनल। रोडोप्सिन का ब्रेक डाउन होगा तो ऑप्सिन निकलेगा और 11 सिस रेटिनल निकलेगा।
इसी ब्लीचिंग एक्शन की वजह से लाइट के इम्पल्सेस जाते हैं। ये हम अभी देखेंगे विजुअल कैस्केड साइकिल के थ्रू। इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए रोडोप्सिन है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है ऑप्सिन के अंदर और इलेवेंसिस और ऑल ट्रांस रेटिनल के अंदर। और यहाँ पर आइसोमेरेस एंजाइम और डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम से ऑल ट्रांस रेटिनल से ऑल ट्रांस रेटिनॉल बन रहा है, इलेवेंसिस रेटिनल से रेटिनॉल बन रहा है। जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आता है तो वहाँ पर NAD+ से NADH का फॉर्मेशन होता है। ये हमेशा होता है जब भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आता है। तो ये हमको याद करने में वॉल्स विजुअल साइकिल याद करने में बहुत ही इजी है। ट्रांस यहाँ पर आ रहा है, ट्रांस यहाँ पर आ रहा है, सिस यहाँ पे आ रहा है। खाली आपको रेटिनल से रेटिनॉल में करना है। फिर उसके बाद जो रोडोप्सिन से ऑप्सिन और ऑल ट्रांस रेटिनल बन रहा है उससे नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है। नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है, फिर वो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में जा रहा है और फिर हम उस चीज़ को परसीव कर पा रहे हैं। जो रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन है और उसके बीच में जो अनस्टेबल फॉर्म्स बनते हैं दैट इज़ नोन एज ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन। यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट color of rhodopsin changes from red to yellow and many unstable intermediates are formed. This thing is called as bleaching of rhodopsin. अब वो unstable intermediates क्या बनते हैं, जब रोडोप्सिन के ऊपर लाइट पड़ती है तो हमने ऊपर देखा कि वो ऑप्सिन और ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हुआ, पर बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आते हैं। वो इंटरमीडिएट्स हैं रोडोप्सिन से प्री ल्यूमिरोडोप्सिन बनता है, ल्यूमिरोडोप्सिन बनता है, मेटारोडोप्सिन 1 बनता है, फिर मेटारोडोप्सिन 2 बनता है और अल्टीमेटली ऑल ट्रांस रेटिनल प्लस ऑप्सिन बनता है। तो इसकी वजह से नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है। अब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है, बट ऐसा क्या है रोडोप्सिन के टूटने से ये नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है, तो ये हमें विजुअल कैस्केड साइकिल से पता चलेगा। तो रोडोप्सिन से मेटारोडोप्सिन 2 का फॉर्मेशन हो रहा है जब उसके ऊपर लाइट गिरती है। उससे क्या होता है, GTP का GDP में कन्वर्जन होता है। जो ट्रांसड्यूसिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और उससे फोस्फोडाइएस्टरेज इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद वो 3,5-CGMP से 5GMP में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने ये सब देख लिया कि हाँ ठीक है ये एक्टिव से इनएक्टिव में बन रहा है, बट क्यों? जब CGMP का लेवल डिक्रीज़ होगा, यहाँ पर CGMP से 5GMP बन रहा है तो CGMP का लेवल डिक्रीज़ होगा, उससे जो सोडियम चैनल्स है वो क्लोज़ हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स क्लोज़ हो जाएंगे तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, हाइपर पोलराइजेशन होंगे तो फिर नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन के अंदर। नॉर्मली जो अपना जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो डीपोलराइजेशन से होता है, पर यहाँ पर किससे हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन से। ओके, तो ये था अपना विजुअल कैस्केड साइकिल, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं डार्क अडेप्टेशन टाइम। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप ब्राइट लाइट से डार्क लाइट के अंदर आते हैं तो हमको कुछ एक टाइम लगता है हमारी आँखों को एडजस्ट करने के अंदर। तो वो जो टाइम होता है जो हमारी आँखों को लगता है एडजस्ट करने के, वो होता है डार्क अडेप्टेशन टाइम। पीरियड योर आईज टेक टू एडजस्ट फ्रॉम ब्राइट लाइट to darkness so that you can see in light. No, something is wrong. So that you can see, that time is known as dark adaptation time. तो सबसे पहले होता क्या है उसके बीच में, रोडोप्सिन होता है। ब्राइटनेस के अंदर रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन होता है और डार्कनेस के अंदर रोडोप्सिन का जनरेशन होता है। अंधेरे में देखने के लिए हमको रोडोप्सिन चाहिए होता है, पर क्योंकि ब्राइटनेस में वो उसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, तो हम जब अचानक से डार्क लाइट के अंदर आते हैं तो अपनी आँखों के अंदर रोडोप्सिन नहीं बचता है, जिसकी वजह से हम देख पाएँ। तो वो जो डार्क जो अपना टाइम है जिसमें अपन को देखने के लिए चाहिए होता है, दैट इज़ डार्क अडेप्टेशन टाइम, उसके अंदर रोडोप्सिन का रीजनरेशन होता है। तो इस वजह से हमें थोड़ा टाइम लगता है।
जब आपके अंदर किसी इंडिविजुअल के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो डार्क एडेप्टेशन टाइम उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। अब हम दूसरा इसका बायोकेमिकल रोल पढ़ेंगे, वो है जीन रेगुलेशन। हमने अभी जस्ट देखा सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन वाले में कि रेटिनोइक एसिड एक स्टेरॉयड हार्मोन की तरह काम कर रहा है, वो न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट कर रहा है, उससे mRNA बन रहा है, उससे प्रोटीन बन रहा है, रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। इस वजह से वो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के अंदर है। इसका एक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी होता है। विटामिन ए जो टी सेल्स है उसकी डिफरेंशिएशन में मदद करता है। उसके बाद विटामिन ए का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, तो उस वजह से वो जर्मिनल एपिथेलियम की मेंटेनेंस में काम करता है। तो इस वजह से वो जो फिर उसके बाद ये केरेटिनाइजेशन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रिवेंट करता है। तो जो आपने देखा होगा कॉस्मेटिक में रेटिनॉल क्रीम्स यूज़ करी जाती है एक्ने के लिए, प्रिवेंट रिंकल्स एंड साइंस ऑफ एजिंग। तो विटामिन ए का कॉस्मेटिक रोल भी है। फिर उसके बाद नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए भी काम है, हमने अभी देखा था, वही जीन एक्सप्रेशन में उसका यूज़ आता है। अभी मैंने बताया इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और कैंसर से बचाता है। तो ये है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये भी रिप्रोडक्टिव जो एपिथेलियम है उसको डैमेज होने से बचाता है। फिर उसके बाद हम इसकी RDA देखते हैं, वो है 600 माइक्रोग्राम पर डे। ऑफकोर्स इसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। फिर इसके डाइटरी सोर्सेस लिवर, किडनी, एग योक, मिल्क, फिश, बटर और जितनी भी येलो एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर मिलता है। वो कौन से? स्पिनच, पपाया, पम्पकिन, मैंगो एक्सेट्रा। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो प्राइमरी कॉज हो सकता है और एक सेकेंडरी कॉज हो सकता है। प्राइमरी कॉज ऑफकोर्स आपकी डाइट में डिक्रीज़ है। सेकेंडरी कॉज हो सकता है कि आप डाइट आपकी सफिशिएंट है, विटामिन ए आप जो विटामिन ए के सोर्सेस है आप अच्छे से खा रहे हैं पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, अपनी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। उसका कारण हो सकता है आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रहा है, लिवर का सिरोसिस हो रहा है, उसकी वजह से इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ RBP बनता है, क्रोनिक नेफ्रोसिस हो रहा है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म। इन सब में विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है। तो उस वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब किसी इंसान के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है वो हम कैसे कर सकते हैं? डार्क अडेप्टेशन टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसका डार्क अडेप्टेशन टाइम नॉर्मल डार्क अडेप्टेशन टाइम से ज़्यादा है तो उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। उसका हम ब्लड के अंदर उसकी RBP लेवल चेक कर सकते हैं, विटामिन ए का चेक कर सकते हैं। उससे हम इजीली असेस कर सकते हैं कि उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। अब उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी निकल गई तो क्या क्या बीमारियां होती हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी? तो हमने जो नॉर्मली जो फंक्शंस पढ़े हैं उससे रिलेटेड ही सारी डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वॉल्स विजुअल साइकिल। तो आँखों से रिलेटेड क्या क्या है? तो WHO ने स्टेजेस दिए हैं कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, स्टेज एक्सन। उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, उसको डिम लाइट में दिखेगा नहीं, उसका डार्क अडेप्टेशन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको कंजक्टाइवल ज़ेरोसिस हो जाएगा। कंजक्टाइवल ज़ेरोसिस क्या है? आपकी जो कंजक्टाइवा है वो ड्राई हो जाएगी, उसके अंदर से लस्टर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स। म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो ऑफकोर्स कंजक्टाइवा ड्राई हो जाएगा और लस्टरलेस कंजक्टाइवा। फिर उसके बाद उसको बाइट और स्पॉट हो सकते हैं। आप यहाँ पर दे सकते हैं ये, दिस इज बाइट और स्पॉट। व्हाट आर बाइट और स्पॉट? ग्रेइश वाइट ट्रायंगुलर प्लाक्स, ग्रेइश वाइट ट्रायंगुलर प्लाक्स, दीज आर बाइट और स्पॉट। फिर उसके बाद कॉर्नियल ज़ेरोसिस, वही ड्राई एंड हेजी कॉर्निया, कॉर्नियल अल्सर, सॉफ्टनिंग एंड अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया। फिर केरेटोमलेशिया, यहाँ पर वापस मैंने केरेटोमलेशिया का फ़ोटो लगाया है। क्या है केरेटोमलेशिया?
softening of cornea, degradation of corneal epithelium which may get vascularized, perforation of cornea and ultimately lead to total blindness. फिर उसको corneal scarring हो सकती है, xerophthalmic fundus हो गया है, pigmentary retinal changes. फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फंक्शन था, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो उसको स्टेरिलिटी हो सकती है. फिर हमने वो देखा था कि वो स्किन के अंदर स्किन को केरेटिनाइज्ड होने से रोकता है, तो केरेटिनाइज्ड हो जाएगा तो हॉर्नी इरप्शंस होंगे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में. सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में मदद करता था तो ग्रोथ इम्पेयरमेंट हो जाएगा. तो ये था अपना विटामिन ए.